हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हनीफ है एंड टुडे आई विल टेक lecture regarding neonatal jaundice. Now let's start with the topic. Uh, Now next slides will show the learning objectives, and at the end of the lecture you will able to define hyperbilirubinemia, and you will able to differentiate between the physiological and the pathological jaundice, and you will able to state the causes of hyperbilirubinemia and discuss the pathophysiology of the hyperbilirubinemia. Describe the most dangerous complication of hyperbilirubinemia, list the three elements of therapeutic management, and design the management plan. Now let's start with the topic. Now, what is hyperbilirubinemia? एक चीज वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर दैट्स कि जो भी चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो मेजॉरिटी हम इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिnemia को डिस्कस कर रहे हैं. So by definition, hyperbilirubinemia refers to excessive level of accumulated bilirubin in the blood and is characterized by jaundice, yellowish discoloration of the skin, sclera, mucous membrane and nails. सो जो भी आज हमारी बात होगी वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिnemia की होगी, मतलब अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia इन विच अच्छा ये ना इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि एक जॉन्डिस बेबी कैसा दिखाई देता है और एक पिंक बेबी कैसा दिखाई देता है, दैट इज़ हेल्दी बेबी. And now on the next slide, न्यूनेटल जॉन्डिस, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो न्यूनेट है इनमें मोस्टली तो जॉइंटस होता है और ऑलमोस्ट टर्म बेबी में 60% होता है और 80% प्री टर्म बेबीज में होता है. और एक चीज़ और नोट करें कि नॉर्मल न्यूनेट में स्किन का बिलिरुबिन, स्किन पे जॉइंटस उस वक्त अपेयर होता है जब बिलिरुबिन मोर देन 5 हो, और स्क्लेरा पे जो जॉइंटस अपेयर होता है वो ऑलमोस्ट जब बिलिरुबिन मोर देन 2 हो, तो स्क्लेरा आपकी येलोइश डिस्कलर्ड हो जाती है. अच्छा, एक दूसरा पॉइंट यहाँ नोट करने का है कि इसमें 60% ऑफ द बेबी में तो नॉर्मल जॉइंटस होता है और 80% प्री टर्म बेबीज में जॉइंटस होता है. सो इस पॉइंट को ज़रा नोट कीजिएगा, इसकी सिग्निफिकेंस आगे है. अगली स्लाइड पे हम चलते हैं. इसमें हम पिक्टोरियल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि बिलिरुबिन प्रोडक्शन कैसे होती है. इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी हिमोलिसिस. आरबीसी में अगर आपको याद करें तो दो कंपोनेंट है, एक हीम और एक ग्लोबिन. हीम की डिग्रेडेशन से बिलिरुबिन बनता है एंड दैट बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड इन द लिवर एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड as the form of stercobilin in the gut and in the form of urobilin in the यूरिन, और इसी वजह से यूरिन का और स्टूल का कलर जो है वो येलो होता है. अच्छा, अब यहाँ पर वो पॉइंट जो मैं बता रहा था कि आप देखें कि आपने बात की थी कि स्क्लेरा येलो होती है एट द लेवल ऑफ 2, बिलिरुबिन का जो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनीमिया ऑलमोस्ट 60 to 80% बेबीज में होता है डिपेंडिंग अपॉन टर्म एंड प्री टर्म बेबीज. सही है. तो अगर आपको एग्जाम में कमांड मिले कि भाई इस बेबी का जॉइंटस को असेस करें, तो न्यूनेट में स्क्लेरा में जॉइंटस तो देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर स्क्लेरा पे आप देखते हो तो 2 के लेवल तो ऑलमोस्ट 100% बेबीज की स्क्लेरा आपको ये लोग दिखाई देंगे. तो आपने जब भी बिलिरुबिन असेस करना है न्यूनेट का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम असेस करना है. अच्छा, न्यूनेट के जॉइंटिस की खास बात यह है कि ये हमेशा टॉप टू बॉटम स्प्रेड करता है, फ्रॉम कॉर्डल सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पाँव येलो हो और आपको हेड येलो ना हो. सो इसी तरह ये डिसअपेयर भी इसी तरह होता है, फ्रॉम कॉर्डल टू सेफेलो डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये डिसअपेयर होता है. तो इट विल गिव्स यू अ क्लिनिकल असेसमेंट कि जॉइंटस का लेवल कितना है. दिस रूल इज कॉल्ड द क्रेमर्स रूल. इसमें आप देखें कि अगर बेबी फेस तक येलो है ना, तो इट्स मीन कि इसका बिलिरुबिन लेवल अराउंड 4 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा. इसी तरह अप टू अराउंड अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर येलो है, अपर ट्रंक येलो है तो 5 to 12 लेवल है. लोअर ट्रंक एंड थाइस तक येलो है तो ऑलमोस्ट 8 to 16 लेवल है.
आर्म्स एंड लोअर लेग्स अराउंड 18 तक लेवल आ जाता है एंड पाम ऑन सोल्स पे अराउंड मोर देन 20 और 15 टू मोर देन 20 होता है। सही है, दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स की। अच्छा, दो तरह के जॉइंट्स आपने डिफरेंशिएट करने हैं कि वेदर बेबी हैज़ गॉट फिजियोलॉजिकल एंड और पैथोलॉजिकल जॉइंट। फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कि ये कभी भी 24 घंटे में अपीयर नहीं होता फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में। ये हमेशा 24 टू 36 आवर्स ऑफ लाइफ के बाद अपीयर होता है। कुछ बुक्स 36 कहती हैं, कुछ 24 कहती हैं। अच्छा, इसका पीक लेवल अराउंड 4 टू 5 पर आता है और ये 4 टू 5 डे ऑफ लाइफ पे इन टर्म बेबी और प्री टर्म में 7 दिन तक जाता है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो टर्म में अराउंड 12 होती है और फिर प्री टर्म में अराउंड 14 तक जाती है। ऑलमोस्ट इट रिमेन्स लेस देन 15। सो ये 47 डेज के बाद ये डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है और इसको ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती। सो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या है कि जो 24 घंटे के बाद अपीयर हो। इसके कोर्स क्या होता है कि 4 टू 5 डेज में पीक आती है, प्रीटर्म बेबीज में 7 डेज तक पीक आती है और उसके बाद डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। सही, और इन बेबी एक्टिव रहता है, प्लेफुल रहेगा, फीड अच्छी लेगा। इसी तरह वाई डज फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस डेवलप। अच्छा, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस डेवलप होने की 2-3 वजूहत हैं। आप अपनी पैथोफिजियोलॉजी को रिवाइज करें और अपनी एक फिजियोलॉजी को रिवाइज करें तो आप देखेंगे कि भाई न्यूनेट का हीमोग्लोबिन लेवल एट द टाइम ऑफ बर्थ वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अराउंड 20 टू 23 ग्राम पर डीएल होता है। अच्छा, इतने में क्योंकि आरबीसी कंटेंट ज़्यादा है, आरबीसी कंटेंट ज़्यादा है और प्लस ये आरबीसी वो है जिनकी हीमोग्लोबिन एफ है। जो हीमोग्लोबिन एफ है उसकी हाफ लाइफ भी कम होती है, अराउंड 60 टू 65 डेज, तो उनका ब्रेक डाउन भी जल्दी होता है। तो इतना हैवी लोड जब ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसको कोप अप करने के लिए आपके पास कॉन्जुगेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सही है, तो जिसकी वजह से आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी एक फैक्टर है, यानी कि गट की मोटिलिटी कम होती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा डेवलप करते हैं और स्पेशली इन दोज केस जहाँ पे जीआई ऑब्स्ट्रक्शन हो। सो मेजर कंटेंट आपका क्या है कि आपका एचबी का लोड ज़्यादा है और आरबीसी की हाफ लाइफ ज़्यादा है और कॉन्जुगेशन की एबिलिटी कम है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बेबीज में जॉइंटिस होता है अगर कोई और रिस्क फैक्टर ना भी हो। दिस इज अगेन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन विच यू विल फाइंड के पीक 3 से 5 दिन पर आ रहा है, 7वें दिन पे वो उसके बाद डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जस्ट अपोजिट टू फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के इट यूजुअली अपीयर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर 24 घंटे के बाद हो तो वो पैथोलॉजिकल नहीं हो सकता। पैथोलॉजिकल वो भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ ही अपीयर होता है। अच्छा, इसका रेट ऑफ राइज 5 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होता है, इतनी तेज़ी से ये बढ़ता है। सीरम बिलिरुबिन 15 से ज़्यादा चले जाएगा, बच्चा डल होगा, सुस्त होगा, फीड प्रॉपर नहीं लेगा। सही है, फिर डिपेंडिंग अपॉन कॉज के स्टूल का कलर, अगर डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया तो क्ले कलर भी हो सकता है, वाइट कलर भी हो सकता है और ये जॉइंटिस यूजुअली परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 14 डेज ऑफ लाइफ। सही। अच्छा, कॉजेज ऑफ जॉइंटिस फर्स्ट 24 आवर्स में अगर जॉइंटिस हो रहा है तो मोस्टली कॉजेज वो होती हैं कि जो कि हेमोलिटिक जॉइंटिस कॉज कर रही होती है, लाइक एबीओ सेटअप इन विच केस मदर ब्लड ग्रुप यूजुअली ओ होता है, बेबी अदर देन ओ होता है। इसी तरह RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, RH में मदर नेगेटिव होती है, बेबी पॉजिटिव होता है। मदर फर्स्ट बेबी में नहीं होता, सेकंड बेबी में चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह टॉर्च इन्फेक्शन, मलेरिया और GC डेफिनेशन कैन ऑल कॉज जॉइंटिस विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ। इसी तरह अपीयरिंग बिटवीन 24 आवर टू 72 आवर्स ऑफ लाइफ कॉजेज, इसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस यूजुअली द टॉप मोस्ट लिस्ट पे आता है। इसके अलावा सेप्सिस, again polycythemia, intraventricular hemorrhage, increase intrahepatic circulation in case of GI obstruction. These are the causes for jaundice usually which appears within 24 to 72 hours of life. Now the causes of jaundice after 72 hours of life. Number one is sepsis,
जब इन्फेक्शन होगा तो हेमोलिसिस ज़्यादा होती है, बेबी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन भी स्लो हो सकती है, प्लस इसमें लिवर डैमेज भी होता है जिसकी वजह से डायरेक्ट कंटेंट बढ़ जाता है। अब यहाँ बात हुई डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया की, तो डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया बाय डेफिनेशन हम उस वक्त कहते हैं कि जब टोटल बिलिरुबिन का 20% से ज़्यादा बिलिरुबिन डायरेक्ट अगर बढ़ा हुआ है तो इट्स मीन कि वो डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। मिसाल के तौर पे अगर बेबी का टोटल बिलिरुबिन आप बेबी का 10 है तो डायरेक्ट कंटेंट 20% के हिसाब से वो 2 से ज़्यादा होगा। अगर बेबी का बिलिरुबिन ही 5 है और डायरेक्ट 1.5 और 2 से ज़्यादा है तो भी हम उसको डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया लेंगे। अच्छा, इसी तरह न्यूनेटल हेपेटाइटिस अगेन, इसमें भी हेपेटाइटिस डैमेज होता है, हेपेटाइटिस मतलब लिवर डैमेज होता है और डायरेक्ट कंटेंट आपका बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रीज, मोस्ट ऑफ द कॉजेज इसमें जो है ना एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, ये सारी ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस एंड सेफेलोहेमाटोमा, ये बाकी जो कॉजेज है वो डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया करती हैं। अच्छा, इसमें ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस और दो कॉजेज होती है, एक ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस और एक ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। सो ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस जो होता है, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस यूजुअली अकर्स इन फर्स्ट 7 डे ऑफ लाइफ। एज नेम इंडिकेट कि ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस मतलब फर्स्ट स्पेशली प्राइमरी मदर्स में फीड पहले वीक में ज़्यादा नहीं आता। जो फीड ज़्यादा नहीं आता तो बेबी में डिहाइड्रेशन का एलिमेंट होता है और कहीं में कंसंट्रेशन होती है और बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज है। इसमें अगर फीड ज़्यादा मिल जाए बेबी को, हाइड्रेशन स्टेटस मिल जाए यानी कि मिल्क अगर ज़्यादा मिल जाए तो ये जॉइंटिस इटसेल्फ खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, ये जो यूजुअली 7 डेज के बाद अपीयर होता है। इसमें क्या होता है कि सम टाइम मदर के मिल्क में, सम मदर्स के मिल्क में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन को, जो कि गट में सिक्रीट आउट हुआ होता है, वो डिग्रेड करते हैं और वो अनकंजुगेटेड होता है और इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन से दोबारा जज्ब हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस ड्यू टू एंजाइम्स इन द मिल्क। सो ये डिफरेंशिएट आपको जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द जॉइंटिस, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जैसे कि फर्स्ट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द जॉइंटिस, कि जॉइंटिस अगर फर्स्ट 24 आवर्स में आ रहा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके नमोनिक से ये थोड़ा सा हमने बनाया। अ सिबलिंग हु हैज जॉइंटिस एज न्यूनेट, फैमिली हिस्ट्री अगर जॉइंटिस की तो उसके अगले बेबी में जॉइंटिस का चांस बढ़ जाता है। अनरिकग्नाइज अगर हेमोलिसिस हो रही है तो ऑब्वियसली जॉइंटिस बढ़ेगा। नॉन ऑप्टिमल सकिंग होगी अगेन, जैसे ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस हो जाता है। G6PD डेफिशिएंसी अगर हो जाए, इन्फेक्शन हो, सेफेलोहेमाटोमा और इंडियन हो या ईस्ट एशियन हो, तो इनमें रिस्क ऑफ जॉइंटिस ज़्यादा होता है। इसी तरह जॉइंटिस को डायग्नोज कैसे करना है, क्लिनिकली आपने जज करना है, लेवल को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने लैब वैल्यूज करानी है। अच्छा, डायग्नोज करने की सिग्निफिकेंस क्या है? जॉइंटिस लेवल जितना भी हो न्यूनेट में उसने कम होना है, ला महाला कम होना है। तो फिर मैनेजमेंट की क्या जरूरत पड़ गई जब कम खुद ही हो जाएगा? तो मैनेजमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि अगर एक सर्टन लेवल से वो एक्सीड करेगा इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो वो डिपॉजिट होगा बेसल गैंग्लिया में, जहाँ पे वो परमानेंट डैमेज करेगा एंड दैट विल लीड टू अ परमानेंट कंडीशन दैट इज कॉल्ड कर्निक टेरस। सो ये सारी एक्सरसाइज जो हमारी करते हैं ये कर्निक टेरस से आपने बचाना है। एक तो फर्स्ट उस लेवल पे जाने नहीं देना जहाँ पे वो कर्निक टेरस को अप्रोच करे, ये जहाँ पे वो ब्लड ब्रेन स्टेम में डिपॉजिट हो। सेकंड, अगर वो उस लेवल के करीब करीब है तो अपने आप में इस तरीके से उसको एक्सटेंसिवली मैनेज करना है कि वो जल्दी से कम हो सके। उसमें आपने चाहे आपको ब्लड एक्सचेंज करना पड़े या सिंपल फोटोथेरेपी से आपको मैनेज करना पड़े। सही है। तो गोल आपका क्या है कि बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी को रोकना है, दैट इज कर्निक टेरस को रोकना है।
अच्छा, ये सर्टन ये इस तरह से फोटोथेरेपी हम देते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव तरीका जो है बिलिरुबिन ट्रीटमेंट का वो फोटोथेरेपी है। कन्वेंशनल फोटोथेरेपी भी होती है, जैसे आपके इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसी को आप डबल और ट्रिपल भी लगा सकते हो। जब भी आप फोटोथेरेपी देते हो ना, तो उसमें 4-5 चीज़ें आपको ख्याल करनी होती हैं। एक तो प्रॉपर एक्सपोजर हो, मैक्सिमम बॉडी सरफेस एरिया पे अगर फोटोथेरेपी लगेगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सेकेंड, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है रेटिना को डैमेज करने की। सो आईज को आपने कवर करना है विद द हेल्प ऑफ पैड। सेकेंड, इसकी अपनी रेडिएशन होती है जिसकी वजह से इनसेंसिबल वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो आपने हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल रखना है। सही। इसके अलावा इसमें कुछ केसेस में कैल्शियम भी कम हो सकता है, कभी डायरिया हो जाता है बेबी को फोटोथेरेपी की वजह से, एंड एक्सेट्रा। इसी तरह सर्टेन चार्ट यूज़ किए जाते हैं कि किस लेवल पे हमने फोटोथेरेपी देनी है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस लेवल पे हमने उसको ब्लड एक्सचेंज करना है। ब्लड एक्सचेंज एक तरीका होता है जिसमें बेबी का ब्लड एक दूसरे ब्लड से एक्सचेंज कर दिया जाता है टू सडनली डिक्रीज करने के लिए बिलिरुबिन, ताकि टॉक्सिसिटी को रोका जाए। So different chart use करते हैं. This is one of the chart. I think this is you will be seeing this chart and post-graduation education. So prognosis. The early recognition and treatment of the hyper prevents severe brain damage. The whole idea of this exercise is to prevent brain damage. So brain damage को prevent करने के लिए सारी exercise है। अगर आप अर्ली रिकग्नाइज करेंगे एंड अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो आप इसको प्रिवेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मदर है, अगर वो आपको पता है कि इसका फर्स्ट बेबी RH, ये मदर जो है RH नेगेटिव है और मदर बेबी RH पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो आपने उसका 24 से 48 घंटे पर ही बिलिरुबिन मॉनिटरिंग शुरू कर देनी है। एंड यू विल स्टार्ट ट्रीटमेंट एज जिस भी लेवल पे आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा आप वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। जहाँ पे आप 24 to 48 आवर्ली मॉनिटर करते रहोगे, जहाँ बिलिरुबिन रेज होगा वहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, बजाय कि बेबी घर जाए और उसके बाद सिवियरली जॉइंटिस होकर वापसी आ जाए। इसी तरह एक बेबी जिसकी प्रीवियस सिबलिंग में हाइपरबिलिरुबिनीमिया की और एडमिशन की हिस्ट्री है, तो आप उसको भी कॉन्शियसली एड्रेस करोगे। तो ये अर्ली रिकग्निशन होगी तो ट्रीटमेंट आप इफेक्टिव कर सकते हो। एक दफ़ा अगर कनेक्टर्स हो जाए ना, उसके बाद उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, परमानेंट डैमेज होता है। सो अगेन ये सारी चीज़ें इस स्लाइड्स में लाइव बताया है कि फोटोथेरेपी के बारे में, फोटोथेरेपी की टाइप्स के बारे में, जो और उसके साइड इफ़ेक्ट और उसकी प्री रिक्विजिट के बारे में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक प्री रिक्विजिट जो पहले नहीं बताया था वो ये है कि इसका एक सर्टेन डिस्टेंस होता है विद द बेबी, जो कि तकरीबन 18 इंच का होता है, तो 1.5 फीट। अच्छा, की पॉइंट इन द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द फोटोथेरेपी, अगेन वही पुरानी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फोटोथेरेपी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फोटोथेरेपी। अच्छा, दिस इज बिफोर एंड आफ्टर फोटोथेरेपी। सो फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अभी तक जो भी आज हमने बात की है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया की बात की है। डायरेक्ट की सिर्फ हमने डेफिनेशन टच की है। डायरेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि टोटल बिलिरुबिन का अगर 20% डायरेक्ट कंटेंट है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया। फिर उसके हमें कॉजेज को इवेलुएट करना पड़ेगा। सही, तो डायरेक्ट की आज हमने बात नहीं की, हमने सिर्फ इनडायरेक्ट की बात की है। कैसे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, कैसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, किस तरह पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ट्रीटमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है, सही, कॉजेज क्या क्या हो सकती है। सो आई थिंक दिस विल बी द एंड ऑफ टुडेज टॉक। होपफुली यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, रिगार्ड्स।